हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने इंडियन जियोग्राफी का पार्ट नंबर 9 लेकर आया हूँ। इससे पहले के पार्ट मैंने वीडियो में कवर करके रखा, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिविज़न है, ज़रूर देख लीजिएगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के टॉपिक में हम लोगों ने मिट्टी तक के कवर करके रखा था। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति से कवर करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात करूंगा। तो भारत में कितने प्रकार के वने पाए जाते हैं सब डिस्कस करूंगा एक एक करके। आइए, सबसे पहला वन हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन के बारे में। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनके क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियाँ में अंडमान निकोबार की द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। पाए जाने वाले वृक्ष इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं सदाबहार वन में। रोजवुड हुआ, सहोगनी हुआ, ऐनी हुआ, आइवनी हुआ, ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के वृक्ष हैं। इनको जरूर याद रखना। इनका मुख्य बातें याद रखना, कितनी सेंटीमीटर वर्षा में ये पाए जाते हैं और इनका क्षेत्र क्या है। आगे बात करें, वर्ष भर ये हरे भरे दिखाई देते हैं सदाबहार वन, तो याद रखना इनका क्षेत्र याद रखना, कितने सेंटीमीटर वर्षा तक ये पाए जाते हैं। वहीं बात कर लेंगे दूसरा हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन इन्हें कहते हैं। अगर देखा जाए 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। ये दो प्रकार के वन होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में बात करूंगा तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इनके क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरपथ पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर और उड़ीसा में। ये सब कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, उड़ीसा में, हिमालय के गिरपथ पर, उत्तर पूर्वी राज्य में। तो ये सब इस क्षेत्र में दिखाई देंगे आर्द्र पर्णपाती वन। तो याद रखना इनका वर्षा किस किस रेंज में होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। वहीं दूसरा बात कर लेंगे शुष्क पर्णपाती वन के बारे में, तो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। इनके अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार में, शुष्क पर्णपाती वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और बिहार के कुछ क्षेत्रों में ये मिलते हैं शुष्क पर्णपाती वन। इनमें देखते हैं कौन कौन से वृक्ष शामिल होते हैं। तो तेंदू हुआ, पलाश हुआ, बेर हुआ, खैर हुआ, ये सब इनके शामिल होने वाले वृक्ष हैं। आगे बात करेंगे तीसरा नंबर का हमारा वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में बात करूंगा। तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ये मिलते हैं। इनके क्षेत्र की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन मिलते हैं। इनमें पाए जाने वाले वृक्ष के बारे में बात करूंगा तो बबूल हुआ, खैर हुआ, खजूर हुआ, खैर हुआ, नीम हुआ, खेजड़ी हुआ, पलाश हुआ। तो याद रखना यह सब वृक्ष इसमें शामिल होते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में, सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। और इनका क्षेत्र क्या है, इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पर्वतीय वन चौथा नंबर का हमारा। तो इनके क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो हिमालय पर्वत दक्षिण भारत के पर्वतों पर ये मिलते हैं। इनका अगर क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी पहाड़ियों के पाए जाने वाले वन हैं। तो याद रखना इनका क्षेत्र क्या, नीलगिरी, अन्नामलाई, पलानी के हिल्स पे पाए जाने वाले पर्वत वन हैं। आगे अगर बात कर लूँगा बेलमचली व अनूप वन के बारे में, तो इनका विस्तार अगर देखते हैं 6740 वर्ग किलोमीटर में इनका क्षेत्र मिलता है। इन्हें अगर देखेंगे आर्द्रभूमि क्षेत्रों में या डेल्टाई क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में बेलमचली अनूप वन मिलते हैं, बेलमचली या अनूप वन मिलते हैं।
आगे बात करेंगे भारत के प्रमुख जनजातियाँ के बारे में। तो भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है, पूरा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति के बारे में बात करूंगा। तो थारू हुआ, राजी हुआ, खरवार हुआ, बुक्सा हुआ, भोटिया हुआ, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। वहीं बिहार में पाई जाने वाली जनजाति के बारे में बात करूंगा। तो असुर हुआ, बिरहोर हुआ, खरिया हुआ, कोरबा हुआ, ये सब जनजातियाँ हमारे बिहार में मिलती हैं। वही झारखंड की जनजातियों के बारे में बात करूंगा। तो उराव हुआ, हो हुआ, बिरहोर हुआ, खरवार हुआ, असुर हुआ, बैगा हुआ, भूमिज हुआ, खोंड हुआ, कोरबा हुआ। तो ये सब जनजातियाँ हमारे झारखंड में पाई जाती हैं, इनको ज़रूर याद रखना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बात करूंगा। तो कोरबा हुआ, कमार हुआ, सहारिया हुआ, बैगा हुआ, ये सब हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बात करूँ तो मीणा हुआ, भील हुआ, सहारिया हुआ, गरासिया हुआ, दमोर हुआ, पटेलिया हुआ, मंगानियर हुआ, ये सब हमारे राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। वहीं हम उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बात करूँगा। भोटिया हुआ, थारू उत्तर प्रदेश में भी मिलता था, जौनसारी भी उत्तर प्रदेश में है, बुक्सा भी, राजी भी, ये सब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दोनों पाए जाते हैं, याद रखना। तमिलनाडु की बात कर लेंगे तो कोटा हुआ, इरूलर हुआ, पनियन हुआ, टांडा हुआ, ये सब हमारे तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बात करूँगा तो बिरहोर हुआ, जुआंग हुआ, बोडो हुआ, खरिया हुआ, ये सब हमारे उड़ीसा में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। वहीं कर्नाटक में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बात करूँगा तो कुरबा हुआ, कोरागा हुआ, जैनु हुआ, ये सब हमारे कर्नाटक में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। गुजरात में पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में बात करूँगा तो सिद्धि हुआ, कोतवालिया हुआ, कोलगा हुआ, ये सब हमारे गुजरात में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं। आगे अगर बात करूँ पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं तो टोटो हुआ, लोधा हुआ, बिरहोर हुआ, ये सब हमारे पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। अंडमान और निकोबार में पाई जाने वाली कौन कौन सी जनजातियाँ तो सोमपेन हुआ, जारवा हुआ, सेंटेनली हुआ, ओंगे हुआ, ग्रेट हुआ, अंडमानी हुआ, ये सब हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। ये हमारे भारत के प्रमुख जनजातियाँ थी, इनको जरूर तैयार कर लेना। भारत के प्रमुख जनजातियाँ और उनके निवास क्षेत्र के बारे में बात करूँगा तो कौन सा जातियाँ किस क्षेत्र में निवास करती हैं तो भील के बारे में बात करूँगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, यानी अगर भील देखा जाए हमारे इन इतने क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, राजस्थान हुआ, इनके कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है हमारी भील। गोंड जनजातियाँ की बात करेंगे तो बिहार में भी मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, महाराष्ट्र में भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, गुजरात हुआ, कर्नाटक हुआ। यानी गोंड अगर देखा जाए ये कॉमन जनजातियाँ हमारे इतने राज्यों के हैं, तो याद रखना बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में गोंड मिलते हैं। ये कॉमन जनजातियाँ हैं सभी राज्यों की। गद्दी की बात करेंगे तो ये केवल हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं। संथाल की बात करेंगे तो बिहार में भी मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, त्रिपुरा हुआ, इन सब क्षेत्रों में संथाल जनजातियाँ मिलती हैं प्रमुख रूप से। वहीं मुंडा जनजाति की बात करूँगा तो बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, इन सब क्षेत्रों में इनका विस्तार है मुंडा जनजाति की। तो याद रखना मुंडा जनजाति कई राज्यों में फैले हुए हैं। वहीं कोरवा जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, ये दो ही राज्य में मिलेंगे कोरवा जनजाति, याद रखना। कोल जनजाति की बात करेंगे तो बिहार में भी मिलेगा, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, यानी इतने क्षेत्रों में कोल जनजाति फैले हुए हैं। तो इनको याद करने का अच्छा ट्रिक है ये। एक जनजाति को तैयार कर लीजिए, कई राज्यों में जनजाति मिलते हैं। आगे अगर बात करें, अगला टॉपिक हमारा कृषि और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं कृषि भारत के।
अगला टॉपिक है हमारा भारत के कृषि के बारे में बात करूँगा। इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। भारत का विभाजन बात करेंगे तो 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बटा हुआ है। मिश्रित कृषि की बात करेंगे तो कृषि भी है, पशुपालन भी है, इसी को मिश्रित कृषि बोलते हैं। अंतर फसली खेती के बारे में बात करूंगा। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने को अंतर फसली खेती बोलते हैं। एगमार्क क्या होता है? कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता को प्रमाण करता है एगमार्क। ये हमारे कृषि से प्रमुख फैक्ट हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। एगमार्क पूछा जाता है। मिश्रित कृषि पूछा जाता है तो कृषि और पशुपालन दोनों होते हैं। और भारत के कितने जोन में विभाजन किया कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को? तो 20 क्षेत्रों में इस विभाजन किया गया है। भारत में झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय के नाम पूछ रहा, तो झूमिंग कृषि किस किस क्षेत्रों में किया जाता है? तो झूम कृषि की बात करेंगे उत्तर पूर्व के भारत में, यानी असम हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, इन सब क्षेत्रों में झूम खेती की जाती है। झूम खेती का मतलब हुआ एक जगह अपना रहे, निवास किए, वहाँ पे जंगलों को काट कर पूरा खेती के रूप में बनाए। उसके बाद में उत्पादन करने के बाद उस क्षेत्रों को फिर छोड़ के चले जाएंगे पेड़ पौधे लगाकर दूसरे क्षेत्रों में। इसी को झूमिंग कृषि बोला जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते रहते हैं और जिस क्षेत्र से जाएंगे वहाँ पे फिर से पेड़ पौधे लगाकर चले जाएंगे। पामलू अगर देखेंगे तो मणिपुर पर। दीपा कृषि की कहाँ पे होती है? तो छत्तीसगढ़ हुआ, अंडमान निकोबार हुआ। बेबर या दहिया ये मध्य प्रदेश में केवल कृषि की जाती है। पोंडू या पैंडा कृषि कहाँ पर की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में केवल ये किया जाता है। पामा डाबी या कोमान या बारिंगा यह कृषि हमारे कहाँ पे की जाती है? तो उड़ीसा में केवल किया जाता है। कुमारी कृषि की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट पर किया जाता है। बालरे या बलतारे ये कृषि हमारी कहाँ पर की जाती है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। खिल कृषि कहाँ पर की जाती है? तो हिमालयन क्षेत्र पर की जाती है। कोरबा कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झारखंड क्षेत्र में की जाती है। ये सब हमारे कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।